नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मैं कुणाल वैष्णव स्वागत करता हूं आपका अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म पहली शिक्षा एकेडमी के अंदर, जहां पे हम लोग बात कर रहे थे क्लास 10 साइंस के चैप्टर नंबर 5, जिसका नाम है तत्वों का आवर्त वर्गीकरण यानी कि पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। तो पीरियोडिक क्लासिफिकेशन के फर्स्ट लेक्चर के अंदर हम लोगों ने सबसे पहले बात करी कि तत्व क्या होते हैं। तत्व का अर्थ होता है कि जब कोई भी पदार्थ एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर बना होता है उसे हम क्या बोलते हैं, तत्व। सबसे पहली चीज हमने सीखी थी कि वहां पे तत्व क्या होता है। इस चीज के बारे में मैं उम्मीद करता हूं कि आप पूरा क्लियर करके आए होंगे अपने दिमाग से कि भाई हाँ तत्व क्या होते हैं। इसके बाद में हमने देखा था कि तत्वों के बाद में अलग अलग वैज्ञानिक के अनुसार उन्होंने अपनी अलग अलग आवर्त सारणियां प्रस्तुत करी। अलग अलग वैज्ञानिकों ने सबसे पहला हमने देखा था कि डॉबेराइनर का त्रिक क्या था। ठीक है, डॉबेराइनर का त्रिक हमने इसके अंदर सबसे पहला देखा था। उसके बाद में न्यूलैंड का अष्टक नियम, फर्स्ट लेक्चर के अंदर हमने दो नियम ही देखे थे। डॉबेराइनर का त्रिक था, उसके बाद में न्यूलैंड का अष्टक नियम था। अच्छा जी, डॉबेराइनर के त्रिक का मतलब क्या होता है। सबसे पहले हमने इसके अंदर देखा था कि त्रिक का अर्थ क्या होता है। तो त्रिक का अर्थ होता है कि तीन लोग, ठीक है, तीन लोगों के समूह को हम जो त्रिक बोलते हैं, पर्याम तत्वों के बारे में बात कर रहे हैं। तो तीन तत्वों के समूह को हम क्या बोलेंगे, इन्हें हम त्रिक बोल देते हैं। ठीक है, अब उस त्रिक की जो है एक स्पेशलिटी थी, एक विशेषता थी। क्या विशेषता थी उस त्रिक की? त्रिक की सर एक विशेषता थी, त्रिक यानी तीन तत्व, तीन तत्वों का समूह। ठीक है, उस त्रिक की विशेषता क्या थी कि बीच वाले त्रिक के अंदर आने वाले, और तीन ही त्रिक दिए थे इन्होंने। कितने त्रिक दिए थे? तीन ही त्रिक इन्होंने दिए थे। तो त्रिक के अंदर आने वाले प्रथम एवं तृतीय, यानी कि जैसे मान लीजिए पहला, जैसे एग्जांपल ये लेते हैं कि लिथियम, सोडियम और पोटेशियम, ये पहला त्रिक था। ठीक है, तो त्रिक के अंदर आने वाले पहले और तीसरे का जो रेशियो है वो इस परमाणु भार का जो अनुपात है वो इसके औसत, इन दोनों का जो परमाणु औसत परमाणु भार आएगा वो इस वाले के बराबर आएगा। ये हमने चीज देखी त्रिक के नियम के अंदर। क्या देखा कि पहले और तीसरे तत्व का औसत परमाणु भार बीच वाले तत्व के या दूसरे तत्व के परमाणु भार के बराबर या लगभग बराबर, अप्रोक्सीमेटली इक्वल और इक्वल। ठीक है, ये चीजें देखी थी। तो ये देखा था हमने त्रिक के नियम के अंदर। त्रिक का नियम भी केवल और केवल तीन त्रिक यानी कि 9 तत्वों तक सीमित था, इसके आगे ये विफल हो गया। इसके बाद हम लोगों ने देखा था कि न्यूलैंड का अष्टक नियम क्या था। तो न्यूलैंड के अष्टक नियम के अंदर हम लोगों ने देखा था, देखिएगा, न्यूलैंड का अष्टक नियम कहता था अष्टक का अर्थ होता है 8 तत्व। अष्टक का क्या अर्थ होता है? अष्टक का अर्थ होता है सर 8 तत्व। तो 8 तत्वों के न्यूलैंड ने जो है संगीत के स्वरों के अनुसार, जिस प्रकार संगीत के स्वर व्यवस्थित होते हैं उस प्रकार अपने जो है तत्वों को, अष्टक के तत्वों को जो है व्यवस्थित करा। और अष्टक के तत्वों को व्यवस्थित करने के बाद में पाया इन्होंने कि लिथियम के गुणधर्म सोडियम से मैच खा रहे थे। ठीक है, इसके बाद में बेरिलियम के जो गुणधर्म है वो मैग्नीशियम से मैच खा रहे थे। तो ये चीजें इन्होंने देखी कि पहले तत्व, अष्टक के अंदर उपस्थित पहले तत्व और आठवें तत्व यानी एवरी फर्स्ट और एट्थ एलिमेंट की जो प्रॉपर्टीज थी वो सिमिलर देखने को यहाँ पे मिली। ये बताता है हमारे अष्टक का नियम। ये भी विफल हो गया, क्यों? क्योंकि अष्टक का नियम केवल और केवल कहां तक सीमित था? कैल्शियम तक सीमित था। जबकि उस समय ज्ञात कितने तत्व थे? उस समय ज्ञात थे हमारे पास में 56 एलिमेंट्स उस टाइम में डिस्कवर थे। परंतु ये त्रिक का जो नियम है ये केवल और केवल कहां तक वैलिड था? ये सर वैलिड था कैल्शियम तक। तो ये जो है हम लोगों ने उस दिन बात करी फर्स्ट लेक्चर के अंदर। अब जो है हम आज बात करेंगे, मुख्य रूप से आज हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा मेंडलीव की आवर्त सारणी और आधुनिक आवर्त सारणी। इनके ऊपर हमें जो है बात करनी है। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं मेंडलीव की आवर्त सारणी। तो टॉपिक लगा लीजिए आप सारे, मेंडलीव की आवर्त सारणी। हाँ जी, चलिए, तो मेंडलीव की आवर्त सारणी सबसे पहले हम बात करते हैं कि आखिर थी क्या मेंडलीव की आवर्त सारणी। हाँ जी, मेंडलीव की आवर्त सारणी यानी पीरियोडिक टेबल ऑफ गिवन बाय मेंडलीव। अच्छा, मेंडलीव ने भी क्या करा था? मेंडलीव जिस प्रकार अष्टक का नियम था कि उन्होंने क्या करा था, परमाणु भार के बढ़ते क्रम, दोनों ने, डॉबेराइनर ने और न्यूलैंड ने क्या करा था कि सर अष्टक और त्रिक दोनों को क्या करा था, इन्होंने परमाणु भार के बढ़ते क्रम में जमाया था। उसी प्रकार मेंडलीव का भी दिमाग चला, इन्होंने भी सोचा कि हम भी क्या करेंगे, जितने भी तत्व थे वो जितने भी तत्व है उन सभी को बढ़ते हुए परमाणु भार के क्रम में जमाया और वहां पे एक नियम निकाल दिया अपना, ना एक
नियम निकाल दिए। वो नियम क्या था वो हम देखते हैं, परंतु सबसे पहली बात मेंडलीव की आधार क्या रखा मेंडलीव ने भी सर आधार रखा परमाणु भार को। तो सर क्या ये भी विफल हुआ? जी बिल्कुल भैया, ये भी विफल हुए। जिन्होंने भी आधार परमाणु भार को रखा था, किसको रखा था? आधार यानी कि बेस जो है परमाणु भार को रखा था, वो सारे क्या हो गए? वो सारे ही विफल हो गए। तो अब देखिए सबसे पहली बात कि मेंडलीव ने तत्वों को उनके बढ़ते हुए परमाणु भार के क्रम में व्यवस्थित किया। तत्वों को उनके बढ़ते हुए परमाणु भार के क्रम में व्यवस्थित किया। परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित किया। सबसे पहली बात हमने ये देखी कि हाँ भैया परमाणु भार मतलब सबसे पहले जैसे कि मान लीजिए उन्होंने व्यवस्थित करा लिथियम, लिथियम के बाद में बोरोन आएगा, बोरोन के बाद में कार्बन, इस प्रकार बोरोन कार्बन, इस प्रकार बेरिलियम, मतलब लिथियम बेरिलियम बोरोन कार्बन, इस प्रकार उन्होंने जो है व्यवस्थित किया कि जिनका परमाणु भार कम था उन्हें पहले रखा, जिनका परमाणु भार ज्यादा था उनको बाद में रखा। ये था इसका मतलब। अब देखिए उन्होंने यहाँ पे अपना आवर्त नियम प्रस्तुत किया जो किस प्रकार था। इन्होंने जो आवर्त नियम प्रस्तुत करा वो क्या कहता है? वो आवर्त नियम कहता है कि तत्वों के जो भी गुणधर्म होते हैं, चाहे वो भौतिक गुणधर्म हो या रासायनिक गुणधर्म हो, वो परमाणु भार के आवर्ती फलन होते हैं। सर ये आवर्ती फलन क्या होता है? आवर्ती फलन क्या होता है तो पहले हम लिखते हैं, फिर मैं आपको चीज को बहुत अच्छे से क्लियर करूंगा। ठीक है, तो तत्वों के भौतिक तत्वों के गुण, गुण कौन से हो सकते हैं सर? गुण रासायनिक भी हो सकते हैं और भौतिक गुण भी हो सकते हैं। रासायनिक या भौतिक गुणधर्म उनके परमाणु भार के आवर्ती फलन होते हैं। परमाणु भार के आवर्ती फलन होते हैं। ठीक है, परमाणु भार की क्या हो गया? आवर्ती फलन। पर सर यहाँ पे एक चीज जो है हमारे वो थोड़ी सी क्लियर नहीं हो रही कि आवर्ती फलन क्या होता है। तो आवर्ती फलन का अर्थ हो गया, जैसे देखिएगा हम बात कर रहे हैं ए और बी की। ए बी के क्या है? समानुपाती है, यानी जैसे जैसे ए के गुणधर्म बढ़ेंगे क्या वैसे वैसे बी के गुण भी बढ़ेंगे क्या? जी सर बिल्कुल बढ़ा है। हमने फिजिक्स के अंदर पढ़ रखा है कि जैसे जैसे अगर ए के गुणधर्म बढ़ रहे हैं तो बी के गुणधर्म भी बढ़ते जाएंगे। साफ सी बात है, जनरल सेंस में अगर हम बात कर रहे हैं तो आवर्ती फलन का अर्थ हो गया कि अगर तत्वों का परमाणु भार बढ़ रहा है या फिर तत्वों के गुण बढ़ रहे हैं, जैसे कि अगर हम बात करें हम आवर्त में बाएं से दाएं जा रहे हैं, जैसे तत्वों का परमाणु भार बढ़ रहा है। लिथियम का जो है परमाणु भार है 3, ठीक है, सॉरी लिथियम का परमाणु भार है 7, हाँ हाँ जी 7 है। उसके बाद में बोरोन आया, फिर नाइट्रोजन आया, फिर हमारे अगर बात करें ऑक्सीजन आया, इसका इधर आती 14 हो गया, इसका 16 हो गया, जैसे कि इधर से 7 से सर 16 की तरफ जा रहे हैं, यानी कि परमाणु भार बढ़ता है। तो लिथियम की जो है भौतिक और रासायनिक गुणधर्म कम होंगे एज कंपेयर टू ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन के गुणधर्म होंगे, चाहे वो रासायनिक गुणधर्म हो या चाहे वो भौतिक गुणधर्म हो, वो लिथियम की तुलना में क्या होंगे? सदैव ज्यादा होंगे। तो यही चीज है, अगर आप आवर्ती फलन का सीधा सीधा अर्थ निकालना चाहें तो आवर्ती फलन का आप डायरेक्टली अर्थ निकाल सकते हैं डिपेंड होना। क्या निकाल सकते हैं हम यहाँ से इसका अर्थ? हम इसका अर्थ निकाल सकते हैं सर डिपेंड होना। तो आवर्ती फलन को हम लोग यहाँ से बोल सकते हैं हाँ जी डिपेंड होना, यानी कि तत्वों के गुणधर्म जो है भौतिक हो चाहे रासायनिक गुणधर्म हो, वो किस पे डिपेंड होते हैं? वो डिपेंड करते हैं सर तत्व के परमाणु भार के ऊपर। अगर तत्व का परमाणु भार बढ़ता जा रहा है तो उसके भौतिक और रासायनिक गुणधर्म भी क्या होंगे? वो भी बढ़ते जाएंगे। क्या ये चीज आपको क्लियर हुई? क्या सारों को क्लियर हुई? ठीक है, तो ये था हमारे आवर्त नियम। अब आवर्त नियम हमने देख लिया। अब जो है मेंडलीव की क्या है, हमारे दो चीज दे रखी है, एक तो मेंडलीव के आवर्त सारणियों के गुण और उनके दोष, तो उपलब्धियां और अगर हम बात करें तो उनकी क्या कमियां रही। तो सबसे पहले हम बात करते हैं
मेंडलीव की आवर्त सारणी की उपलब्धियों के बारे में। ठीक है, तो ये चीज आपको समझ में आई होगी। अब देखिए हम उपलब्धियों के बारे में बात करते हैं। हाँ जी, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास में मेंडलीव की आवर्त सारणी की उपलब्धियां। मेंडलीव की आवर्त सारणी की गुण कह दीजिए, चाहे इन्हें उपलब्धियां कह दीजिए, कि गुण या उपलब्धियां। देखिए डोबेराइनर की अगर हम बात करें, न्यूलैंड की अगर हम बात करें, तो न्यूलैंड ने जो है अपने त्रिक के अंदर 56 तत्वों को जगह दी थी। ठीक है, सॉरी, अष्टक के अंदर, अष्टक नियम के अंदर 56 जगह तक दिए, मतलब उसने अपनी आवर्त सारणी, न्यूलैंड ने अपनी आवर्त सारणी के अंदर 56 तत्व रखे थे, परंतु उसका नियम केवल कैल्शियम तक सीमित था, परंतु उसने जगह तो रखी थी। उस प्रकार पूरे तत्वों को अपने अष्टक के नियम के अंदर नहीं रख सका, वो अष्टक के नियम के अंदर नहीं रख सका। परंतु मेंडलीव ने क्या करा, उस समय तक जो भी वो टाइम था, चाहे 1800 का था, चाहे 1810 का था, 1820 1825, साइंस में ईयर मैटर नहीं रखता है। मान लीजिए 1850 का वो समय था। ठीक है, तो 1850 तक जैसे मान लीजिए 63 तत्व, जैसे फिक्स दे रखा है कि 63 तत्व ज्ञात थे, तो मेंडलीव ने अपनी आवर्त सारणी के अंदर क्या करा, 63 जितने भी तत्व उस समय विद्यमान थे, कितने तत्व विद्यमान थे सर, 63 तत्व विद्यमान थे। 63 एलिमेंट उस टाइम तक डिस्कवर थे, तो 63 एलिमेंट को अपने पीरियोडिक टेबल के अंदर, ठीक है, पीरियोडिक टेबल के अंदर क्या दी इन्होंने, जगह दी। सबसे पहली उपलब्धि या सबसे पहला गुण इनका यही था कि उस समय तक मेंडलीव ने उस समय तक ज्ञात 63 तत्वों को अपनी आवर्त सारणी में जगह दी थी, स्थान दिया था। ठीक है, चलिए अब देखिएगा। हाँ जी, तो सबसे पहला गुण के अंदर क्या हो जाएगा कि उस समय तक ज्ञात सभी 63 तत्वों को मेंडलीव ने अपनी आवर्त सारणी में स्थान दिया था। ज्ञात सभी 63 तत्वों को अपनी आवर्त सारणी में स्थान दिया था। ठीक है बच्चों, सबसे पहली हो गई हमारे पास में ये विशेषता। दूसरी विशेषता क्या हो गई, दूसरी विशेषता हो गई कि मेंडलीव ने क्या करा, अपनी आवर्त सारणी के अंदर तत्वों को बांट दिया आवर्त और वर्गों में। किसमें बांट दिया, उन्होंने बांट दिया तत्वों को। अब मैं इसके बाद में जैसे ही हम गुण और उपलब्धि कराएंगे, आपको मेंडलीव की आवर्त सारणी से रूबरू कराऊंगा, उसमें हम ये देखेंगे कि किस प्रकार उन्होंने वर्गों आवर्तों में बांटा, क्या 63 तत्वों को ही जगह दी थी, क्या क्या उन्होंने आगे और क्या क्या करा, कमियां में क्या क्या रही, तो सब इनसे बात करते हैं। परंतु मैं बताऊं आपको कि जैसे मान लीजिए हमारे पास में मेंडलीव की ये पीरियोडिक टेबल है, एज्यूम करना है अभी आपको। ठीक है, ये पीरियोडिक टेबल है, तो इस प्रकार ये बनी हुई थी। कंप्लीट इस प्रकार, कंप्लीट वाले मैं आपको दिखाऊंगा। तो इसमें क्या था, इसके अंदर ऐसा था कि ये देखिए, जो अगर हम बात करें, अगर हम तिरछी लाइनों की तरफ जाए, तो इन्होंने तिरछी लाइनों को, इनको बोल दिया था आवर्त। ठीक है बच्चों, इनको क्या बोला था, इनको बोल दिया था आवर्त। यानी कि अगर आप ऐसे चेक कर रहे हो एन के लिए, एन बराबर 1, एन बराबर 2, एन बराबर 3, एन बराबर 4, तो इनको कह दिया तिरछी। अगर आप लेफ्ट टू राइट की बात कर रहे हो, तो अगर आप लेफ्ट टू राइट जा रहे हो तो उनको बोल दिया था आवर्त। और अगर आप ऊपर से नीचे, ठीक है, इन लाइनों की, सीधी लाइनों की बात कर रहे हो, सीधी लाइनों की बात कर रहे हो, तो इनको बोल दिया था इन्होंने वर्ग। क्या बोल दिया था, वर्ग। यानी कि मेंडलीव ने तत्वों को आवर्त एवं वर्ग में बांट दिया था। चीज समझ में आपके, आवर्त किने बोला, वर्ग किने बोला, जो तिरछी लाइनें थी,
आवर्त सारणी के अंदर जो तिरछी लाइनें थी, जो अगर हम बात करें हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कॉलम के अंदर, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस के अंदर अगर हम बात करें, हॉरिजॉन्टल लाइन को क्या बोल दिया था इन्होंने, इनको बोल दिया था आवर्त, और वर्टिकल को इन्होंने क्या बोल दिया था, वर्टिकल को इन्होंने बोल दिया था वर्ग बोल दिया था, यानी कि सीधी लाइनों को इन्होंने क्या बोल दिया था, वर्ग बोल दिया था। ये चीज आप सभी को समझ में आई क्या? चलिए, हाँ जी, तो मेंडेलीव इन्होंने तत्वों को वर्गों एवं आवर्तों में बांट दिया था। ये भी एक अच्छी उपलब्धि थी कि भैया आपको जिस तत्व के बारे में पढ़ना है आप उसका वर्ग बता दीजिए, उसका आवर्त बता दीजिए, फिर वहां पे जाके चेक कर लीजिए। आप सभी के अंदर उसको ढूंढने के बजाय उसका वर्ग आवर्त पता कर लीजिए, फिर आप उसको वहां पे ढूंढ लीजिए, ठीक है। इससे हमें सहायता मिलती है तत्वों को आसानी से ढूंढने में। इन्होंने तत्वों को आवर्त एवं वर्गों में विभक्त कर दिया था। ठीक है, ये चीज हमने देखी, तत्वों को आवर्त और वर्गों में विभक्त कर दिया था। अब जो मेंडेलीव ने तीसरी और चौथा काम करा ना, उसके लिए मेंडेलीव जो है साइंस वाले उसे बहुत बढ़िया व्यक्ति मानते हैं। क्यों करते हैं, क्यों मानते हैं सर? अब इसका रीजन कुछ ऐसा है कि मेंडेलीव था भैया भविष्यवाणी करता, भविष्यवाणी देखने वाले होते हैं ना, जैसे आप किसी को कुंडली दिखाने जाते हैं कि हाँ बेटा देख साल 2023 तेरे लिए इतना अच्छा जाएगा, तो इसमें ये कर सकता है, तो इसमें ये कर सकता है, इस साल तो फर्स्ट डिवीजन से पास होगा, भविष्यवाणी, ठीक है। वो जो आपको आपकी लिख के, या फिर एस्ट्रोलॉजिस्ट जिन्हें हम बोलते हैं, जो आपके भविष्य के बारे में बताते हैं, तो ये भविष्यवाणी करता थे। बहुत अच्छे अच्छे भविष्यवाणी करी थी उन्होंने। दो भविष्यवाणी तो कुछ ऐसी कर दी जो हर साइंस के स्टूडेंट के दिमाग में है, दिल में है कि भाई इनको हम क्यों जानते हैं। पहली भविष्यवाणी सुनिएगा, भविष्यवाणी नंबर 1 क्या करा था इन्होंने, दो भविष्यवाणियां करी थी इन्होंने। भविष्यवाणी नंबर 1 और नंबर 2, दो भविष्यवाणी करी थी। नंबर 1 में इन्होंने कहा कि यार वो दो तो है ना, वो दो के अंदर थोड़ी ना दिमाग की कमी थी, समझाने के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। उन दो के अंदर क्या दिमाग कमी थी, उन्होंने ना सब कुछ कर दिया, अपना आवर्त नियम, अपना ये भी नियम भी दे दिया, अपने आंतरिक बता दिया, अष्टक नियम बता दिया, पर उन्होंने उनके बारे में सोचा ही नहीं जो भविष्य में खोजे जा सकते हैं। जो लोग भविष्य में, जैसे जरूरी थोड़ी ना है कि अगर आज हमारे घर में 5 सदस्य हैं तो आज के आने वाले 10 साल 20 साल 50 साल बाद में 5 ही रहेंगे, बढ़ सकते हैं घट सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि भैया अगर मान लो कि भविष्य में अभी तो 63 तत्व ही है मेरे पास में, ठीक है, मैं अपनी आवर्त सारणी में 63 को जगह दे दूं, बाकी के लिए कुछ जगह छोड़ू ही नहीं, तो ये तो नाइंसाफी हो जाएगी भविष्य में खोजे जाने वाले तत्वों के लिए। तो उन्होंने क्या करा कि अपनी आवर्त सारणी के अंदर 63 तत्वों को तो जगह दे दी, उस समय तक ज्ञात सभी तत्वों को जगह दे दी, परंतु कुछ स्थान भी रिक्त छोड़ दिया। जब हम अभी मेंडेलीव की पीरियोडिक टेबल देखेंगे तो उसमें मैं आपको रिक्त स्थान बताऊंगा कि सर रिक्त स्थान क्यों छोड़ा। वो रिक्त स्थान इसलिए छोड़ा कि मान लीजिए भविष्य में 5 नए तत्व आ गए और अगर उनको मेंडेलीव की आवर्त सारणी में फिट करना है तो कहाँ करेंगे, जैसे डॉबरेनर के ट्रिक में तो हम उन्हें कर नहीं सकते, न्यूलैंड के अष्टक नियम में नहीं कर सकते, तो सर क्या यहीं भी नहीं कर सकते क्या? जी नहीं, मेंडेलीव ने जगह तो छोड़ दी थी। किसके लिए छोड़ी थी? वो जगह थी कि मान लो भविष्य में कोई तत्व खोजे जा सके तो उनके लिए जगह छोड़ दी थी इन्होंने। ये बहुत शानदार काम कर दिया सर, मजा आ गया ये काम सुन के, तुम्हें एकदम मन को ठंडक मिली है भैया इसने ये काम तो भविष्यवाणी वाला बहुत अच्छा करा था। अब इसके बाद में तो पहला काम हमें पता पड़ गया, भविष्यवाणी 1 नंबर क्या थी, कुछ रिक्त स्थान छोड़ा, जो मैंने डिटेल में लिखेंगे तो बहुत अच्छे से लिखेंगे, कुछ रिक्त स्थान छोड़ा। हाँ जी, दूसरा काम इन्होंने सोचा कि यार मैं रिक्त स्थान तो छोड़ ही रहा हूं, पर एक रियल एस्ट्रोलॉजिस्ट जो होता है ना, वो जैसे अगर भविष्य, जैसे घर में, जैसे हमारे घर में कोई छोटे से कोई मान लीजिए छोटा सा बच्चा हुआ, ठीक है, तो अब उस बच्चे के नामकरण के लिए हम जाते हैं पंडितों के पास में, ठीक है। तो अब उन पंडितों के पास में जाते हैं तो वो बताते हैं कि इसका नाम इससे शुरू कर देना, इसका नाम इससे शुरू कर देना। तो मेंडेलीव ने कहीं ना कहीं दिमाग लगाया, वो अपन भविष्य करता तो बन चुके हैं लोग, भविष्य तो बता चुके कि हाँ भाई भविष्य में कुछ तत्व खोजे जाएंगे, मैं इनके लिए जगह छोड़ के जा रहा हूँ। सेकंड चीज उन्होंने दिमाग लगाई कि क्या क्यों न मैं उनका नाम भी पहले ही बता दूं,
क्यों न मैं उनका नाम भी पहले बता दूं। तो इन्होंने 3 तत्वों के बारे में बहुत अच्छे से सोचा करा, विचार करा और उन 3 तत्वों का नाम दे दिया। इन्होंने बताया कि इन्होंने 3 तत्व निकाले। एक था एका एल्यूमिनियम, ठीक है, यानी एका एल्यूमिनियम का मतलब हो गया एल्यूमिनियम के बाद आने वाला तत्व, ठीक है, एका एल्यूमिनियम। फिर एका सिलिकॉन और इसके पहले था एका बोरोन। हाँ जी, हाँ यहां पे था एका बोरोन। तो इन्होंने क्या करा, इन्होंने बताया कि भैया मैं आपको ना इनके नाम भी ऑलरेडी बता के जा रहा हूं, और बाद में देखा गया कि इनके नाम जो इन्होंने बताए थे उनकी प्रॉपर्टी इनसे बिल्कुल सिमिलर मैच हो रही थी। इन्होंने बताया कि एल्यूमिनियम के बाद में जो भी तत्व आएगा उसका नाम हम रख देंगे एका एल्यूमिनियम। बोरॉन के बाद में जो भी तत्व खोजा जाएगा मैं उसका नाम आपको बता के जा रहा हूँ एका बोरॉन। सिलिकॉन के बाद में जो भी तत्व खोजा जाएगा और उसका नाम दे दिया इन्होंने एका सिलिकॉन। और वास्तविकता में भी ऐसा देखा गया कि एका बोरॉन के जो गुणधर्म थे, वर्तमान में नाम चेंज कर दिया परंतु उनके गुणधर्म समान थे। एका बोरॉन के बाद में एका बोरॉन की जगह स्कैंडियम आया, स्कैंडियम आया, ठीक है। और ये देखा गया कि इस स्कैंडियम के जो गुणधर्म थे वो किससे सिमिलर हो रहे थे, वो बिल्कुल एका बोरॉन से फोटोकॉपी इसके जो है गुणधर्म मैच हो रहे थे। उसी प्रकार एका एल्यूमिनियम की अगर हम बात करते हैं तो एका एल्यूमिनियम के जो गुणधर्म थे वो मैच हो रहे थे गैलियम से बिल्कुल। तो इन्होंने देखा यार ये तो बहुत जोरदार भविष्यवाणी करता निकला, इसने एका बोरॉन बताया था और वास्तव में भी ये हुआ कि एका बोरॉन और स्कैंडियम के जो है गुण मैच खा गए, एका एल्यूमिनियम और गैलियम के गुण मैच खा गए, एका सिलिकॉन और जर्मेनियम के गुण जो है वो मैच खा गए। तो मतलब यार ये बहुत भारी इंसान था, बहुत पहुंची हुई चीज थी। इसने तो दो भविष्यवाणी कर दी और दोनों बिल्कुल सही। कुछ लोगों के साथ नाइंसाफी ना हो जाए, कुछ तत्वों के साथ नाइंसाफी ना हो जाए तो उनको के लिए जगह छोड़ दी। जगह छोड़ने के साथ साथ 3 तत्वों के नाम भी बता गया और उन नाम जो बताए वो बाद में जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में आधुनिक ये जो तत्व खोजे गए इनके गुणधर्म बिल्कुल सेम निकले। बहुत जोरदार बात कही गई है, ठीक है। अब काम तो इसने बहुत अच्छे अच्छे कर दिए परंतु फिर वही लोग कमियां निकालने लगे, तो कमियां तो भैया इनकी ही निकल गई। तो अब हम इन्हें थोड़ी सी अच्छी लैंग्वेज के अंदर लिख लेते हैं, ठीक है बच्चों। हाँ जी, तो आपकी समझ में आ गए कोई पॉइंट दोनों ही? हाँ भैया, तो तीसरा पॉइंट हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे कि इन्होंने अपनी आवर्त सारणी में भविष्य में खोजे जाने वाले तत्वों के लिए कुछ स्थान छोड़ दिया। इन्होंने अपनी आवर्त सारणी में आवर्त सारणी में भविष्य में खोजे जाने वाले कुछ तत्वों के लिए रिक्त स्थान छोड़ दिया। खोजे जाने वाले तत्वों के लिए कुछ रिक्त स्थान छोड़ दिया। ये चीज हमने देखी। अब सर रिक्त स्थान तो छोड़ दिए, रिक्त स्थान छोड़ने के अलावा भी काम करा था, क्या करा था, उन्होंने कुछ तत्वों का नाम पहले से ही बता दिया था, ठीक है। जैसे कि इन्होंने कुछ तत्वों का नाम पहले ही बता दिया था भविष्यवाणी के तौर पे, ठीक है। तत्वों का नाम भी बताया, क्या नाम बताया, सबसे पहले तत्वों के नाम के अंदर 3 नाम बताए थे सर। सबसे पहले बताया था एका बोरॉन का, फिर एका बोरॉन के बाद में कौन आया, एका बोरॉन के बाद में आया एका एल्यूमिनियम, फिर एका एल्यूमिनियम के बाद में कौन आया, एका सिलिकॉन।
हाँ जी, एक का बोरॉन की अगर हम बात करें तो एक का बोरॉन के गुणधर्म किससे सिमिलर थे सर? एक का बोरॉन के जो गुणधर्म है वो सिमिलर थे स्कैंडियम से, स्कैंडियम से। ठीक है, एक का। हाँ जी बच्चों, तो अब हम चलते हैं मेंडलीव की आवर्त सारणी की कमियों के बारे में। तो क्या कमियां रही थी इनकी आवर्त सारणी के ऊपर? तो आवर्त सारणी के अंदर अगर हम सबसे पहली बात करें तो सबसे पहली जो कमी थी इनकी आवर्त सारणी में वो थी हाइड्रोजन का, हाइड्रोजन की कोई या हाइड्रोजन का कोई निश्चित स्थान नहीं था। हाइड्रोजन का कोई निश्चित स्थान नहीं था। अब ये सर निश्चित स्थान कैसे नहीं था ये मैं आपको बताता हूं। कोई निश्चित स्थान नहीं था, फिक्स वैल्यू नहीं थी हाइड्रोजन की कोई भी, फिक्स प्लेस कोई भी नहीं थी, निश्चित स्थान नहीं था। हाँ जी, निश्चित स्थान कैसे नहीं था? हाइड्रोजन जो है ना, हाइड्रोजन वो कभी कभार इसकी इच्छा हो गई तो ये वर्ग नंबर 1 में आके बैठ गया। जब हाइड्रोजन की कभी कभार इच्छा हो गई तो ये वर्ग नंबर 7 के अंदर आके बैठ गया। यानी कि ये अपनी इच्छा अनुसार था कि जब इसकी इच्छा हो गई तो ये वर्ग नंबर 1 के अंदर आ गया, जब इसकी इच्छा हो गई तो ये ग्रुप नंबर 7 के अंदर चला गया। तो इस प्रकार हाइड्रोजन जो है अपनी मनमर्जी का था कि भाई मेरी इच्छा पे है, डिपेंड है, आपकी इच्छा से कुछ नहीं होगा, मेरी इच्छा का खेल है। अगर मेरी इच्छा हो गई तो मैं वर्ग नंबर 1 में बैठूंगा, मैं वर्ग नंबर 7 में बैठूंगा। ये क्यों होता था? ये होता था हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है वो अपूर्ण होने के कारण ये घटना देखने को मिलती थी। सर अभी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है? तो अब हम आज जो है आधुनिक आवर्त सारणी के बाद में मैं यही बताऊंगा आपको कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है कैसे भरा जाता है। किसी भी अगर हम बात करते हैं तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम कैसे भरते हैं, जो हमारे बोर्ड में सवाल पूछा जाता है कभी कभार कि मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भरिए, एल्यूमिनियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो आज हम इसके ऊपर भी चर्चा करेंगे। पर पहले क्या आपको पॉइंट समझ में आया? हाइड्रोजन के स्थान क्यों फिक्स नहीं था? इसकी इच्छा के अनुसार, ये इच्छा का मालिक था। इच्छा हो गई तो वर्ग नंबर 1 में आ गया, इच्छा हो गई तो वर्ग नंबर 7 में आ गया। ठीक है, क्या सर इसके अलावा भी कहीं जा सकता है? नहीं भैया, ये दो ही वर्ग करे हुए थे, इसके डिसाइड की यहाँ पे जा सकते हैं। दूसरा दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट था कि अगर हम बात करें कमी के अंदर, तो दूसरा कमी का इंपॉर्टेंट पॉइंट था, इन्होंने क्या बोला था? इन्होंने बोला था कि भैया मैं है ना, मेरी आवर्त सारणी जो है वो परमाणु भार का यानी कि एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में जमी हुई है, परमाणु भार के बढ़ते क्रम में जमी हुई है। परंतु कहीं कहीं ऐसा देखा गया कि परमाणु क्रमांक का बढ़ता नियम का क्रम की पालना नहीं हुई सही से। सर ऐसा भी हुआ था कहीं? जी भैया बिल्कुल हुआ था। अगर हम बात करें दो केस, जैसे मैं आपको केस बताता हूँ, टेल्यूरियम, या पहले हम ये लिख लेते हैं, कुछ स्थानों पे, हाँ कुछ स्थानों पर कुछ स्थान पर परमाणु भार के बढ़ते क्रम की पालना नहीं हुई। ठीक है, परमाणु भार के बढ़ते क्रम की पालना नहीं हुई। बढ़ते क्रम की पालना नहीं हुई। ये चीज हमें देखनी। अभी पालना कैसे नहीं हुई जस्ट समझिएगा। बात करें हम टेल्यूरियम की, ठीक है, टेल्वियम और आयोडीन दो केसेस हमें दे गए। एक एग्जांपल से समझ जा रहा हूं मैं आपको, एक हमारे निकल और कोबाल्ट का भी ऐसा केस दे रखा है। टेल्वियम का अगर हम बात करें, इसका द्रव्यमान था 126.7, ठीक है, कुछ इस प्रकार था, और इसका था 127.9। इस प्रकार परमाणु भार का, सॉरी, हाँ जी हाँ जी, एक मिनट, थोड़ा सा करेक्शन है यहाँ पे। हाँ जी, इसका था 127, ठीक है, इसका था 127.8 लमसम कुछ था, या 6 था, हाँ जी 6 था इसका, और यहाँ पे देखने को मिला 126.9। ठीक है, तो ये था परमाणु भार का बढ़ता क्रम, कि सर बढ़ते क्रम के अनुसार तो इसको पहले रखना चाहिए था, फिर इसको बाद में रखना चाहिए था। ऐसे आता ना कि टेल्यूरियम आता, इसके बाद आयोडीन आता, फिर ये आता, फिर ये आता, ऐसे जमाते हैं, जैसे कि ऐसे ही जमाते हैं ना बढ़ते क्रम को। इसी प्रकार जमाते हैं, इसका सबसे ज्यादा हो गया,
उसी प्रकार यहाँ पे क्या देखने को मिला कि टेलुरियम को पहले रख दिया गया आयोडीन से, जबकि टेलुरियम का जो है परमाणु भार वो आयोडीन की तुलना में क्या होता है, ज्यादा होता है। तो हमने यहाँ पे देखा कि सर परमाणु भार के बढ़ते क्रम की यहाँ पे क्या नहीं हुई, सही से पालना नहीं हुई। ये चीज चलिए हमारी क्लियर हुई। तीसरा जो पॉइंट है, एक सेम टू सेम केस हमारे दे रखा है कोबाल्ट और निकल का, वो आप यहाँ समझ सकते हैं कि पहले क्यों रखा गया। अब इसका तो परमाणु क्रमांक, परमाणु द्रव्यमान ज्यादा था, इसको तो बाद में रखना चाहिए था, आयोडीन को पहले रखना चाहिए था, परंतु इसकी भी अवहेलना हो गई यहाँ पे। ये भी कमी थी। एक कमी ये थी, आपने ज्वेलरी, जिसे हम बात करें ज्वेलरी की, देखिए ठीक है। ज्वेलरी बनाने के लिए हम किन किन चीजों का उपयोग लेते हैं सर? ज्वेलरी या तो सोने से बनती है, या चांदी से बनती है, या प्लेटिनम की भी ज्वेलरी बनती है। ये सबसे महंगी होती है। अगर आपने सुना है, नहीं सुना है तो भी जान लीजिए कि प्लेटिनम से बनने वाली ज्वेलरी सबसे महंगी होती है। अब इसका क्या संदर्भ है यहाँ पे, इसका इस पॉइंट को ऐसे समझिएगा यहाँ पे कि हम इनका उपयोग लेते हैं कुछ धातुएं जिनके गुण समान है। अच्छा, इनकी प्रॉपर्टी समान है, कैसे समान है, इनकी सेम प्रॉपर्टी कैसे? क्या हम तीनों का ही उपयोग किस में लेते हैं? आभूषण बनाने में लेते हैं, ठीक है। तो आभूषण बनाने में तीनों का यूज लेते हैं। तो सर हाँ सर, ये चीज समझ में आएगी, तीनों की प्रॉपर्टी क्या है, सेम है। तो इन तीनों की प्रॉपर्टी सेम है, परंतु फिर भी इन्हें अलग अलग जगह रखा गया। ये भी एक कमी थी कि भैया जिनकी प्रॉपर्टी सेम है आप उनको तो सेम रख सकते हैं ना। वर्गीकरण का अर्थ ही होता है कि अलग अलग गुणधर्म वालों को अलग अलग रखेंगे, आप समान वालों को तो सेम जगह रखेंगे। तो इनकी प्रॉपर्टी गुणधर्म समान होते हुए भी इन्हें अलग अलग रखा गया, ये भी एक कमी थी। यानी कि कुछ तत्व जैसे सोना, चांदी और प्लेटिनम, एयू, एजी और पीटी, इनके गुण समान होते हुए भी इन्हें अलग अलग रखा गया। कुछ तत्व जैसे एयू, एजी एंड पीटी, यानी प्लेटिनम, पीटी का अर्थ हो गया प्लेटिनम, इनके गुण समान होते हुए भी इन्हें अलग अलग रखा गया। ठीक है, क्या ये पॉइंट आप सभी को क्लियर हुआ? तो ये थी मेंडलीव की आवर्त सारणी की कुछ कमियां, 3 कमियां हमने देखी। और हम उपलब्धियों के अंदर 4 पॉइंट देखे। तो आपके मेंडलीव का अगर आपको पूछा गया है तो सबसे पहले आपको बताना है मेंडलीव का जो आवर्त है नियम बताना है, उसके बाद में मेंडलीव की आवर्त सारणी की उपलब्धियां, फिर कमियां। अगर बड़े क्वेश्चन में पूछे जाए और केवल कमियां पूछे तो आपको ये कमियां वहां पे बतानी है। तो ये आपको चीज समझ में आई होगी। अब जो है हम बात करेंगे आधुनिक आवर्त सारणी की। तो अगर आपको मेंडलीव की आवर्त सारणी समझ में आ गई है ना, तो आधुनिक आवर्त सारणी में आपको बहुत इजीली समझ में आ जाएगी। आधुनिक आवर्त सारणी क्या थी? आधुनिक आवर्त सारणी में आपको बहुत फटाफट से क्लियर कर देता हूँ। फिर आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनना सिखाऊंगा तो वो किस प्रकार वो भरा जाता है देखिएगा। आधुनिक आवर्त सारणी, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। हाँ जी, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल क्या कहती है? मॉडर्न पीरियोडिक टेबल ये कहती है, देखिए इसको दिया था सबसे पहले, कौन थे कार्यकर्ता है इसके? इसके मेन जो थे कार्यकर्ता, ये आवर्त सारणी लेके आए थे हेनरी मोजले। हेनरी मोजले, ठीक है। हेनरी मोजले जो थे वैज्ञानिक का नाम था, जिन्होंने क्या प्रस्तुत करी? आधुनिक आवर्त सारणी प्रस्तुत करी। आधुनिक आवर्त सारणी में कुल कितने तत्व हैं? आधुनिक आवर्त सारणी में अगर मैं बात करूं तत्वों की संख्या, तो तत्वों की संख्या 118 तत्व। अभी तक 118 तत्व जो है आधुनिक आवर्त सारणी के अंदर आते हैं जी। अब ये देखिए कुछ मेन पॉइंट हम देख रहे हैं। आधुनिक आवर्त सारणी, जैसे मेंडलीव ने अपना आवर्त नियम दिया था ना, वैसे ही हेनरी मोजले ने भी आधुनिक आवर्त सारणी का, इन्होंने जो है ना, जैसे हेनरी मोजले की आवर्त सारणी, उसने सभी का सारा खेल पलट दिया। अब तक जितना भी खेल चल रहा था ना, सब चल रहा था, उन्होंने सबने आधार माना था परमाणु भार को। परंतु जैसे ही हेनरी मोजले आए इस खेल के अंदर, इन्होंने पूरा खेल पलट दिया। इन्होंने कह दिया कि परमाणु भार तो कुछ नहीं होता, तत्वों के सभी गुण डिपेंड करते हैं उनके परमाणु क्रमांक पे। जिस क्रमांक पे, यानी कि जिस क्रम पे परमाणु आ रहा है,
उस पर डिपेंड करते हैं उसके गुण, ठीक है। तो इनका आवर्त नियम कुछ ऐसा था, समझिए इनके आवर्त नियम को, हेनरी मोजले का आवर्त नियम। इनका पीरियोडिक लॉ क्या कहता है, इनको पीरियोडिक लॉ कहता है कि तत्वों के गुणधर्म, चाहे वो भौतिक गुणधर्म हो चाहे रासायनिक गुणधर्म हो, तत्वों के गुणधर्म उनके, अच्छा गुणधर्म कौन कौन से, भौतिक भी हो सकते हैं और रासायनिक भी गुणधर्म हो सकते हैं, भौतिक या रासायनिक उनके परमाणु भार ने भी है। इस बार क्या करेंगे अपन, इस बार खेल हुआ केवल और केवल क्रमांक का, उनके परमाणु क्रमांक पर निर्भर करते हैं या आवर्ती फलन होते हैं, निर्भर नहीं, आवर्ती फलन। आवर्ती फलन का मेरे हिसाब से अब आप अर्थ समझ चुके हैं, आवर्ती फलन का अर्थ क्या होता है, परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन होते हैं। आवर्ती फलन होते हैं, ये चीज कंफर्म हो गई आपके पास में, ठीक है। चलिए, तो ये आवर्त नियम जो है इन्होंने दिया था। अब इन्होंने भी किस प्रकार अपने पीरियोडिक टेबल को अरेंज करा था, तो इन्होंने जो है अरेंज कुछ इस प्रकार करा था कि उसके अंदर इन्होंने भी अपनी आवर्त सारणी को वर्ग एवं स्तंभों में बांट दिया। इन्होंने भी तत्वों को वर्ग एवं स्तंभों में वर्गीकृत कर दिया, वर्ग एवं स्तंभ नहीं, वर्ग एवं आवर्तों में, ठीक है। इन्होंने भी, अच्छा इसके पहले किसने करा था, इसके पहले काम मेंडलीव ने करा था। इन्होंने भी तत्वों को वर्गों एवं आवर्तों में विभक्त कर दिया था, आवर्तों में विभक्त कर दिया था। ठीक है, ये चीज हमने देखी, तत्वों को वर्गों एवं आवर्तों में विभक्त कर दिया था। अच्छा कितने वर्ग थे और कितने आवर्त थे, ये इंपॉर्टेंट सवाल पूछे जाता है भैया। मेंडलीव में मैं आपको बता दूं, मेंडलीव के अंदर वर्ग की अगर हम बात करें तो वर्ग थे 8 और आवर्त थे 7, ये थे मेंडलीव के अंदर। परंतु यहाँ पे जो है वर्ग थे 18 और आवर्त थे, आवर्त यानी तिरछी लाइनें जो हम बोलते हैं लेफ्ट टू राइट की तरफ, ठीक है, उन्हें क्या कहा, आवर्त कहा, और आवर्त की संख्या थी 7। यानी कि सर 18 वर्ग थे और 7 आवर्त थे। इंपॉर्टेंट सवाल है, ये पूछा जाता है कि आधुनिक आवर्त सारणी के अंदर कितने वर्ग कितने आवर्त थे, एमसीक्यू में पूछ सकता है आपसे या फिर फिल इन द ब्लैंक्स में पूछ सकता है, एक नंबर के सवाल पूछ सकता है। तो कितनी थी, वर्ग थे 18, आवर्त थे 7। तो ये बात जो है ये हमारे देर की है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर। और भी कुछ दे रखा है क्या, जी बिल्कुल, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दे रखा है, और ये भी दे रखा है कि आप जो है देखिए तत्वों के अंदर अगर हम बात करनी है कोशों की किस प्रकार संख्या, तो एक पॉइंट दे रखी है जो हमारे एनसीईआरटी के अंदर किस प्रकार दे रखे हैं, तो तत्वों के कोश की संख्या ज्ञात करने के लिए तत्वों के कोश, जैसे मान लीजिए कि किसी तत्व में कितने कोश होंगे, सर कोश क्या है, जैसे कि समझिएगा हाइड्रोजन की अगर मैं बात करूं तो हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन होता है, कैसे भरेंगे हम इसके अंदर, ये एक इलेक्ट्रॉन ऐसे भरेंगे, ठीक है। हीलियम के अंदर जैसे मैं बात कर रहा हूँ सोडियम की, तो सोडियम के अंदर, ठीक है, सोडियम के अंदर जो है 3 कोश होंगे, पहले कोश के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे के अंदर 8 और तीसरे के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन, है ना। हाँ जी, ये एक इलेक्ट्रॉन इसके अंदर और इसके अंदर कितने आएंगे, 8 आएंगे। तो कोश का मतलब हो गया कि हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन भरने के लिए हमें कितने अगर हम बात करें इन गोलीय कोशों की आवश्यकता होगी, उन्हें हम कोश बोल देंगे, ठीक है, ऑर्बिट्स बोल देंगे, जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन जो है चक्कर लगाते रहते हैं, इन्हें बोल देंगे। तो कोशों की संख्या कैसे निकालेंगे, ये भी हमारे ऑर्बिट के अंदर इसके अंदर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर दे रखा है। कोशों की संख्या निकालने का फॉर्मूला दे रखा है, तत्वों के कोश ज्ञात करना, कोशों की संख्या ज्ञात करना किस प्रकार निकालेंगे हम कोशों की संख्या, कोशों की संख्या हम निकालेंगे, एक फॉर्मूला दे रखा है 2n स्क्वायर।
जैसे कि हाइड्रोजन के पास में एन, हाइड्रोजन के लिए एन की वैल्यू 1 होती है, ठीक है, हाइड्रोजन के लिए एन की वैल्यू 1 होती है। तो कोशों की संख्या जो फॉर्मूला दे रखा है, जिसकी हम क्या पता कर सकते हैं, कोशों की संख्या फॉर्मूला दे रखा है 2n², इससे हम पता कर सकते हैं इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन भरेंगे। इसके अंदर हम इलेक्ट्रॉन कितने भरेंगे, तो n होता है कोशों की संख्या, हाइड्रोजन के अंदर कोश एक ही होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया 2 × 1 का स्क्वायर जो होता है ये 2 ही आएगा कुल मिला के, ठीक है। तो यानी हाइड्रोजन पहला अगर हम बात करते हैं n बराबर 1 होता है तो कुल तत्व कितने आ सकते हैं उसके अंदर, पहले आवर्त के अंदर टोटल 2 तत्व आ सकते हैं। इसके बाद में अगर हम बात करें जैसे n की वैल्यू 2 हो गई है, जैसे हम बात करें बेरिलियम के अंदर 2 हो जाती है n की वैल्यू, तो उस समय कितने तत्व मैक्सिमम, ये मैक्सिमम तत्व है, ये मिनिमम नहीं है, ये जो वैल्यू आई है ये मैक्सिमम की है कि इससे ज्यादा आप इनके अंदर नहीं बढ़ सकते, ठीक है। ये आई है मैक्सिमम तत्व के लिए वैल्यू। हाँ भैया, ये था 2 का स्क्वायर, अगर हम करते हैं 2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा हमारे पास में, 2 का स्क्वायर हो गया 4, तो 8, यानी दूसरे के अंदर कितने आ सकते हैं, दूसरे के अंदर 8 आ सकते हैं। इस प्रकार n2n² जो है फॉर्मूला है। तो ये जो है हमने बात करी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के ऊपर। अब मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की भी कुछ कमियां रह गई थी, जैसे कि अगर मैं बात करूं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की कमियां ये रह गई थी, सबसे पहली कमी यही थी कि यहाँ पे भी हाइड्रोजन का कोई निश्चित स्थान नहीं था, हाइड्रोजन का कोई निश्चित स्थान नहीं था, फिक्स वैल्यू ही नहीं थी भैया हाइड्रोजन की। कोई फिक्स वैल्यू नहीं थी, ये इस बार वर्ग नंबर 1 पे भी आता था, ठीक है, वर्ग नंबर 1 में भी आ जा सकता था, और वर्ग नंबर 17, यहाँ पे वर्ग नंबर 17, वर्ग नंबर 17 होता है, इसे हम कहते हैं हेलोजन परिवार, ठीक है। हेलोजन परिवार जो होता है इसके अंदर आते हैं क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो हाइड्रोजन जो है क्लोरीन से भी अभिक्रिया कर पाता है, ब्रोमीन से भी कर पाता है, आयोडीन से भी कर पाता है, और यहाँ पे अगर हम बात करें तो हाइड्रोजन जो है लिथियम से भी अभिक्रिया कर पाता है, सोडियम से भी अभिक्रिया कर जाता है, पोटेशियम से भी अभिक्रिया कर जाता है। तो दोनों तत्व वर्ग के अंदर आने वाले सभी तत्वों से अभिक्रिया कर रहा है, तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे आधुनिक आवर्त सारणी की भी एक कमी रह गई थी कि हाइड्रोजन की कोई फिक्स वैल्यू इसके अंदर, फिक्स पोजीशन जो है देखने को नहीं हमें मिली। तो ये बात करी है हमने कि आधुनिक आवर्त सारणी के ऊपर। अब जो है मैं आपको बताता हूँ कि किस प्रकार हम तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख सकते हैं जो आधुनिक आवर्त सारणी के ऊपर बेस है। अब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर हमें लिखना है तत्वों का तो देखिएगा, हाँ जी, जैसे पहले सबसे पहले हमें इसमें पता होना चाहिए कि तत्वों का क्रमांक क्या होता है। सबसे पहले कौन सा तत्व आता है, तो तत्वों का क्रमांक मैं आपको बता दूं, सबसे पहले आता है हाइड्रोजन। कौन आता है, सबसे पहला तत्व आता है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। उसके बाद में हाइड्रोजन के बाद में आता है हमारे पास में हीलियम। ये आधुनिक आवर्त सारणी के ऊपर बेस है, इनका परमाणु भारनीय क्रम, इनका है परमाणु क्रमांक के क्रम, ठीक है। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, इसके बाद में आता है बेरिलियम, ठीक है। इनके बाद में आता है आपके पास में हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, ठीक है। फिर कार्बन, नाइट्रोजन, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के बाद में आता है ऑक्सीजन, फिर फ्लोरीन और नियोन। फ्लोरीन जो होता है ना सबसे ज्यादा विद्युत ऋणी तत्व होता है। अभी विद्युत ऋणी तत्व क्या होता है, विद्युत ऋणी तत्व, विद्युत ऋणता एक टॉपिक है जो हम 11th क्लास में डीपली पढ़ेंगे, पर इस बार हमें केवल बता रखा है कि फ्लोरीन जो है सबसे ज्यादा विद्युत ऋणी तत्व है। इसका जो है मेन जो बेसिक सार है वो 11th में हमें दे रखा है, अभी नहीं बता रखा है। तो एक चीज यहाँ पे याद रखने वाली है कि फ्लोरीन जो है सर्वाधिक विद्युत ऋणी तत्व है पूरी आवर्त सारणी के अंदर, फ्लोरीन। फिर आता है नियोन, पहले 1 से 10 देखते हैं, फिर 11 से 20 देखेंगे नियोन, ठीक है। हाँ जी, तो अब देखिएगा सबसे पहले हम बात करते हैं हाइड्रोजन की। तो सर इनके अंदर इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है, टोटल इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं। तो हाइड्रोजन के पहले सबसे पहले हम बात करेंगे इनके अंदर कुल इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं। कुल इलेक्ट्रॉन पता लगने के बाद में मैं आपको बताऊंगा इनके अंदर कि हाँ भैया कि इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम कैसे निकालेंगे।
चलिए हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के अंदर अगर हम बात करूं, जो इनका क्रमांक है ना, इनके अंदर इतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। सबसे बढ़िया चीज याद करने की कि जिस क्रमांक पे जो तत्व आ रहा है उसके अंदर उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये हमें याद रखना है कि क्रमांक में याद रखना है कि कौन सा तत्व कौन से क्रमांक पे आता है। तो हाइड्रोजन के पास में एक इलेक्ट्रॉन है, कुल एक इलेक्ट्रॉन है। हीलियम के पास में 2 इलेक्ट्रॉन है, दूसरे नंबर पे आ रहा है। लिथियम के पास में 3 इलेक्ट्रॉन है। बेरिलियम के पास में 4 इलेक्ट्रॉन है। बोरोन के पास में 5 इलेक्ट्रॉन है। कार्बन के पास में 6 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। नाइट्रोजन के पास में 7 इलेक्ट्रॉन है। ऑक्सीजन के पास में 8 इलेक्ट्रॉन है। फ्लोरीन के पास में 9 इलेक्ट्रॉन है और नियोन के पास में 10 इलेक्ट्रॉन मौजूद है। इस प्रकार से इनके पास में इलेक्ट्रॉन मौजूद है। अब सर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का मतलब होता है कि जो आपको इलेक्ट्रॉन दे रखे हैं, जैसे हमने बात करी थी कक्षकों के कोशों के बारे में, ठीक है, कि पहले कोश में कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे, तो पहले कोश में हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे 2n² से, ठीक है। दूसरे कोश में हमेशा 8 इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे। तीसरे कोश की मैक्सिमम क्षमता होती तो 18 है, होती तो 18 है, परंतु फिर भी हम इसमें 8 ही भर सकते हैं, ठीक है। और बचे हुए चौथे के अंदर हम बात कर सकते हैं 18 इलेक्ट्रॉन हम इसके अंदर भर सकते हैं, ठीक है। पहले के अंदर 2, दूसरे के अंदर 8, तीसरे की मैक्सिमम कैपेसिटी तो 18 की होती है, परंतु फिर भी हम इसके अंदर 8 ही भरते हैं। 11th क्लास बड़ी क्लास, इसके अंदर हम इसका पूरा रीजन समझेंगे, ठीक है। उसके अंदर 18 भरेंगे, पर हमें 1 से 20 तक बात करनी है, तो चौथा बहुत कम काम का है, बहुत ही कम काम में आएगा। पहला, दूसरा और तीसरा कोश हमें पता होना चाहिए। पहले के अंदर 2, मैक्सिमम की बात कर सकते हैं, मिनिमम 1 भी भर सकते हैं। जैसे इसके अंदर जरूरी थोड़ी ना सर 8 आ ही रहे हो, 6 इलेक्ट्रॉन है, पहले के अंदर 2 बढ़ती बचे हुए, दूसरे के अंदर बढ़ती, इस प्रकार बढ़ना है। तो देखिए हाइड्रोजन के पास तो एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देगा पहले उपकोश के अंदर ही आएगा 1, ठीक है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो गया? 1 हो गया। हीलियम के पास में 2 इलेक्ट्रॉन है, पहले उपकोश में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अपन ऐसे लिखेंगे। अब देखिए अब आएगा असली इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, देखना 3 इलेक्ट्रॉन है, 3 इलेक्ट्रॉन यानी पहले उपकोश के अंदर आ गया, पहले कोश के अंदर आ गया 2 इलेक्ट्रॉन, कॉमा लगाया, ठीक है। कितना बच गया? 1 इलेक्ट्रॉन बच गया। ये 1 इलेक्ट्रॉन बनेंगे दूसरे कोश के अंदर, दूसरे कोश के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन भर गया, 2 और 1 3 इलेक्ट्रॉन हो गए। बेरिलियम के पास है 4 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन किस प्रकार बनेंगे? पहले कोश के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, ठीक है, और दूसरे कोश के अंदर भी 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, बचे हुए जो है वो दूसरे कोश के अंदर भेज दिए। फिर आया बोरॉन, बोरॉन के पास में कुल 5 इलेक्ट्रॉन है, दूसरे कोश की मैक्सिमम कैपेसिटी है तो 18, पर ये 8 से ज्यादा नहीं कर रखेगा, 8 से ज्यादा होते ही अगले में भेज देगा। देखिए 2,3, 2,3 होगा इसके पास में, ठीक है, आंसर होंगे। इसके बाद में कार्बन, कार्बन के पास में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? कार्बन के पास में 6 इलेक्ट्रॉन है, पहले उपकोश में 2 हो गए, फिर बाकी के बचे हुए 4 इसके अंदर आ गए, ठीक है। अब इसके बाद में नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के पास में 7 इलेक्ट्रॉन है कुल, 7 इलेक्ट्रॉन में पहले उपकोश में आ गए 2, दूसरे में आएंगे 5। इस प्रकार हमारे पास में इलेक्ट्रॉन देखने को हमें मिलेंगे। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के पास में कुल 8 इलेक्ट्रॉन है, 8 इलेक्ट्रॉनों के अंदर पहले उपकोश के अंदर आ गए 2, उसके बाद में 6 आएंगे इस वाले के अंदर, 6 आएंगे ना इसके अंदर, सर इसके पास 8 है, जैसे 8 से 9वां इलेक्ट्रॉन होगा ना तो वो तीसरे के अंदर भेज देगा, वो तीसरे के अंदर भेज देगा। तीसरा भी क्या करेगा? 8 से ज्यादा नहीं लेगा, 8 से ज्यादा होते ही वो अगले के अंदर भेज देगा। कुल इलेक्ट्रॉन है 9, 9 को कैसे भरेंगे अपन? पहले के अंदर 2, दूसरे के अंदर 7, ठीक है। अब नियोन, नियोन के पास 10 इलेक्ट्रॉन है, पहले के अंदर 2, दूसरे के अंदर 8। तो इस प्रकार इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमने यानी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हमने लिखना सीखा। 1 से चालू हुआ था, 2 8 पे खत्म हो गया। अब सर जैसे सोडियम आएगा नियोन के बाद, सोडियम का कैसे लिखेंगे? सोडियम के पास 11 इलेक्ट्रॉन है, ये देखिए ये पूरा हो चुका है। अब आप इससे ज्यादा इलेक्ट्रॉन इसमें भर नहीं सकते। अब अगर आपको इलेक्ट्रॉन भरना है तो आपको तीसरे उपकोश का यूज लेना पड़ेगा। तो अब हम देखते हैं 11 से लेके 30 तक, सॉरी 11 से लेके 20 जो हमारे पूछे जाते हैं क्लास के 10th क्लास के अंदर 11 से 20 तत्वों तक के हमें याद होनी चाहिए परमाणु क्रमांक। हाँ जी, परमाणु भार इंपॉर्टेंस रखते हैं क्लास नंबर 9th के अंदर, ठीक है। परमाणु भार और क्रमांक दोनों इंपॉर्टेंट रखते हैं, पर अभी हमारे इस चैप्टर के अंदर परमाणु क्रमांक ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। परमाणु क्रमांक और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तीसरे चैप्टर में भी बहुत काम आया था। हाँ जी, अब देखिएगा जैसे 11 नंबर 11 यहाँ पे आता है सोडियम, ठीक है। फिर आता है नंबर 12 मैग्नीशियम, फिर आता है नंबर 13 सोडियम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम,
फिर आता है नंबर 14, इसके बाद में आता है सिलिकॉन। एल्यूमिनियम के बाद में कौन आता है? सिलिकॉन। फिर आता है नंबर 15, सिलिकॉन के बाद में आता है हमारे पास में फॉस्फोरस। फॉस्फोरस की अगर हम बात करें तो यहाँ पे फॉस्फोरस के बाद आता है सल्फर। सल्फर के बाद आता है क्लोरीन। ठीक है, सल्फर के बाद में आता है क्लोरीन। क्लोरीन के बाद में आता है ऑर्गन। आर्गन बोलते हैं इसे हम, ऑर्गन आता है। ठीक है, उसके बाद में आता है पोटेशियम और फिर कैल्शियम। पोटेशियम और फिर कैल्शियम। ठीक है बच्चों। हाँ, सोडियम। सबसे पहले हम बात करें किसकी? सोडियम की। तो सोडियम के पास में टोटल इलेक्ट्रॉन होते हैं 11। जिस नंबर पे आ रहा है इसके पास में इतने इलेक्ट्रॉन होंगे, मैंने आपको पहले बता दिया था। ग्यारह इलेक्ट्रॉन इसके पास में है। मैग्नीशियम के पास 12 इलेक्ट्रॉन है, इसके पास 13, एल्यूमिनियम के पास 13 है, सिलिकॉन के पास 14 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, फॉस्फोरस के पास 15, इसके बाद सल्फर के पास 16, इसके बाद 17, 18, 19, 20, जो क्रम है उतने ही इसके अंदर इलेक्ट्रॉन होंगे। इसके पास हो गए 15 इलेक्ट्रॉन, इसके बाद हो गए 16 इलेक्ट्रॉन, फिर 17 इलेक्ट्रॉन, 18 इलेक्ट्रॉन, 19 इलेक्ट्रॉन, और ये हो गए इसके पास में 20 इलेक्ट्रॉन। ठीक है। हाँ, अब इनको हम इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे लिखेंगे? इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सर पहले के अंदर 2 आ सकते हैं, दूसरे के अंदर 8 आ सकते हैं, कैपेसिटी 18 की होती है। हाँ, तीसरे के अंदर कैपेसिटी 18 की होती है पर 8 ही लेता है, उससे ज्यादा होते हैं तो अगले को भेज देते हैं। ठीक है। हाँ, अब इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने पे हम आ जाते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम किस प्रकार लिखेंगे? हाँ जी, 11 इलेक्ट्रॉन है, पहले के अंदर 2, दूसरे के अंदर 8, एक फिर भी बच गया, एक भरेंगे तीसरे के अंदर। ये हो गया सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। 12 इलेक्ट्रॉन है मैग्नीशियम के पास है, मैग्नीशियम का कैसे भरेंगे? पहले के अंदर 2, दूसरे के अंदर 8, बच गए 2, 2 आ गए मैग्नीशियम के अंदर। एल्यूमिनियम में 13 इलेक्ट्रॉन होते हैं, पहले के अंदर 2, दूसरे के अंदर 8, तीसरे के अंदर 3। हाँ, सिलिकॉन के अंदर 14 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन पहले के अंदर, दूसरे के अंदर 8, तीसरे के अंदर 4, बचे हुए 4 आगे चलेंगे। ठीक है। हाँ, फॉस्फोरस के पास में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? पहले के अंदर 2, दूसरे में 8, बच गए 5, तीसरे के अंदर। सल्फर के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 16 है, पहले में 2, दूसरे में 8, तीसरे में 6। क्लोरीन के पास में 17 इलेक्ट्रॉन है, पहले में 8, दूसरे में पहले में 2, दूसरे में 8, तीसरे में 7। सर ये भी पूरा होने वाला है, अब देखिए ऑर्गन के अंदर ये पूरा हो जाएगा। तो पहले में 8, दूसरे में 8, तीसरे में 8। अब ये देखिए ये पूरा हो चुका है, अभी एक भी इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा नहीं लेगा। अभी जो जितने भी इलेक्ट्रॉन आएंगे उनको आगे पास कर देगा। जैसे कि पोटेशियम के अंदर बात करते हैं तो कितने इलेक्ट्रॉन? 19 इलेक्ट्रॉन है, पहले में 2, दूसरे में 8, तीसरे में 8, हो गए 18, एक बचा चौथे के अंदर। ठीक है सर, इसमें तो 18 आ सकते हैं। 18 से केवल लेता ही है 8, ये जितने भी ज्यादा होते हैं फिर 8 से ज्यादा जितने भी होते हैं वो आगे शिफ्ट कर देते हैं। इसके अंदर 2, इसके अंदर 8, इसके अंदर 8 और इसके अंदर 2। ये इस प्रकार हमने सीखा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना। अब तत्व चाहे कोई सा भी हो सर, हम इस प्रकार से उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तो लिख ही सकते हैं। ये हमने आज की क्लास के अंदर देखा है। तो आज की क्लास जो है बहुत इंपॉर्टेंट थी, क्योंकि हमने मेंडलीव की आवर्त सारणी के बारे में जाना और आधुनिक आवर्त सारणी के बारे में जाना देखा, और जो पॉइंट रह गए उनको हम अगली क्लास के अंदर बिल्कुल डिस्कस करेंगे। और अब अगली क्लास जो है हमारे, उसके अंदर हम इनके देखेंगे ट्रेंड कि सर अगर हम आवर्त सारणी में दाएं से बाएं, ऊपर नीचे जाते हैं तो किस प्रकार संयोजकता के बारे में पढ़ेंगे, हम परमाणु के साइज के बारे में, आकार के बारे में पढ़ेंगे, इन सब चीजों के बारे में हम पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट क्लास अब हमारे लिए बहुत ही एडवेंचर क्लास होने वाली है। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय।